हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 52 में स्वागत है। दोस्तों 24 सितंबर 2019 की बात है। दिन यहाँ से सोमवार का था। पंजाब मोहाली के फेस 3B1 में मकान नंबर 116 के बाहर एक ऑटो लगभग यहाँ से 8 साढ़े 8 के आसपास किसी की यहाँ से सवारी की वेट कर रहा था। लगभग उसको 5 से 10 मिनट हो जाते हैं पर कोई भी सवारी नहीं आती है, जिससे कि जो ऑटो वाला होता है जैसे अपना ऑटो स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद यहाँ से उसको पीछे से यहाँ से लगभग 2 से 3 बार कोई आवाज़ देता है, भैया रुको भैया रुको। इस तरीके से वो सोचता है कि कोई सवारी होगी। जैसे ही वो अपना ऑटो बंद करके पीछे मुड़ता है और देखता है तो वहाँ पे एक लेडी एक गाड़ी की डिग्गी खोले हुए यहाँ से एक अटैची होती है बहुत बड़ी सी, उसको लेके वहाँ पे खड़ी हुई। तो जो ऑटो वाला होता है कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि ये डिग्गी में रखवाने के लिए कह रही है अटैची को। तो जैसे ही उसके पास जाता है और अटैची थी, ये सब होने के बाद जैसे ही वो उसको अटैची को वो औरत और जो ऑटो वाला होता है वो जैसे ही उसको अटैची को उसमें रख रहे थे गाड़ी की डिग्गी में, तो जैसे ही वो रखने के बाद उसकी भी आंखें फटी फटी रह गई थी कि ये सब क्या हो चुका। क्योंकि वो जो अटैची होती है उसमें से जो किनारे होते हैं अटैची के उसमें से खून टपक रहा था और उसके जो हाथ होते हैं वो भी भंड चुके थे। क्योंकि जैसे ही वो अटैची को रखने के बाद जो उसका राइट वाला हाथ होता है वो पूरा का पूरा यहाँ से खून में सना हुआ था। वो समझ गया था क्योंकि उसने जैसे ही ये सब रखा था तो वो अपना हाथ पीछे कर लेता है ताकि उसको पता ना चले कि मेरा हाथ खून में सड़ चुका है। जैसे ही उसको ये सब पता चल गया था कि इसमें कुछ ना कुछ अटैची में गड़बड़ तो है, तो वो क्या करता है तुरंत अपने ऑटो के पास जाता है और अपना जो हाथ होता है उस कपड़े से साफ़ करने के बाद तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि सर इस तरीके से मकान नंबर 116 के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और यहाँ से अटैची में मुझे कुछ यहाँ से गड़बड़ लगी। मेरे हाथ जैसे ही यहाँ से मैंने उसको अटैची को उस गाड़ी की डिग्गी में रखा तो मेरे हाथ एकदम खून से सड़ हुए थे, तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लगी तो मैंने तुरंत आपको फ़ोन किया। तो जैसे ये पुलिस बात सुनती है और तुरंत यहाँ से मकान नंबर 16 के पास पहुँचती है तो वो क्या देखती है, जो गाड़ी होती है और जो वो लेडी होती है और अटैची वगैरह सब कुछ नहीं था वहाँ पे। वो तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। ये सब होने के बाद पुलिस को पता चल गया था क्योंकि ज़मीन पे भी वहाँ पे यहाँ से लगभग 8 से 10 छींटे खून के पड़े हुए थे। वे समझ गए थे कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वो तुरंत यहाँ से जो भी गाड़ी उस रास्ते को गई थी वो तुरंत यहाँ से नाकाबंदी करते हैं। चेक पोस्ट पे यहाँ से नाकाबंदी करने के बाद आखिरकार दोस्तों 1 घंटे के बाद लगभग 9:30 या 9:45 के आसपास वो गाड़ी पकड़ी जाती है और जो लेडी होती है वो भी पकड़ी जाती है और उसको थाने में बुलाया जाता है। और जैसी उसकी डिग्गी खोली जाती है और बैग ओपन किया जाता है तो वो क्या देखते हैं 2 फीट या 2.5 फीट के बैग में लगभग यहाँ से 6 फुट 1 इंच का यहाँ से आदमी उसमें फोल्ड करा हुआ था और उसने टी शर्ट और नेकर पहना हुआ था। तो यहाँ से भी क्या देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि वो मर चुका है या जीवित है। ये सब होने के बाद जैसे वो चेक करते हैं तो यहाँ से मर चुका था। उसको डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद वे क्या देखते हैं कि उसके सिर में गोली लगी हुई थी और उसके हाथ और सिर में बहुत ही खून या ब्लीडिंग हो रही थी। वे समझ गए थे कि इस औरत ने इसके साथ कुछ गलत किया है और इसकी वो लाश को ठिकाने लगाने के हिसाब से उसको गाड़ी में लेके जा रही थी। तो उसने पुलिस को आखिरकार ये सब जैसी पूछताछ की जाती है तो यहाँ से सब पता चल जाता है कि इस औरत ने इस आदमी को मारा है। अब दोस्तों ये औरत कौन थी, ये आदमी को लेकर कहाँ जा रही थी और कैसे इसने इसको आदमी को मारा, इसके साथ और कोई भी था, तो ये पंजाब की बहुत ही चर्चित कहानी थी क्योंकि इस राज्य में पूरी आग की तरह फैल चुकी थी। अब दोस्तों इस पीछे की कहानी क्या है वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की स्टोरी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों करें स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करें। इसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से पंजाब के मोहाली में 3B1 फेज़ में। तो यहाँ से क्या होता है, मकान नंबर 16 में एक यहाँ से दंपत्ति रहती है, उसके माँ बाप रहते हैं और उसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी, लगभग 1-1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। और जो मृतक होता है जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है उसका नाम यहाँ से कल ढिल्लो बताया जा रहा है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम यहाँ से सरित कौर ढिल्लो बताया जा रहा है। वो लगभग पास के ही 2-4 किलोमीटर गांव होता है, उसकी यहाँ से शादी उसके साथ हो चुकी थी और 1.5 साल उनका अच्छा खासा यहाँ से बहुत ही जो दंपत्ति होती है वो खुश थे, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई तकरार नहीं था। ये सब होने के बाद दोस्तों 2 साल बाद उन दोनों से एक लड़का होता है। आपको बताता हूँ जो सरित होती है उसके बाप नहीं थे, तो जो उसका लालन पोषण होता है उसके मामा ही करते हैं जिसका नाम इंद्रजीत कौर बताया जा रहा है। वही उनका लालन पोषण करते हैं, बचपन से पढ़ाना लिखाना खाना पीना ये सब। उसके एक भाई भी होता है और बहन भी होती है। जो यहाँ से उसकी माँ होती है तो उसके माँ अपने भाई के पास ही रहती थी, तो इस तरीके से उनका लालन पोषण होता था।
आपको बताते हो जो भतीजा होता है यानी कि जो मामा होते हैं उसके, वो यहाँ से पेशे से एक मंत्री थे, पंजाब के अध्यक्ष थे। तो ये सब होने के बाद वो क्या करते हैं, मामा ही उसकी शादी करवाते हैं एकल ढिल्लो से। ये सब होने के बाद 2-3 साल तक उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, बच्चा भी उनका हो चुका था। ये सब होने के बाद आखिरकार जैसी उनका लड़का लगभग 3 से 4 साल का होता है, तो उनके बीच में थोड़ी मोटी छोटी बात को लेके यहाँ से काना सुनाई होती रहती थी। जो शरीत होती है वो यहाँ से जो एकल होता है उस पर हर मुकुम यहाँ से चलाती रहती थी, छोटी छोटी बात को लेके यहाँ से उसकी काना सुनाई करती रहती थी। तो ये सब होने के बाद जो एकल होता है वो यहाँ से जो फाइनेंशियल अपना ठीक था, मतलब फाइनेंशियल जो उसकी कंडीशन होती है वो ठीक थी। तो फिर भी यार काम तो सबको करने पड़ता है, चाहे को कितना पैसे वाला हो। तो ये सब होने के बाद आसाम में उसकी एक अच्छी सी जॉब लग जाती है, क्योंकि उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था। तो पंजाब में ही से उसके आसाम में एक जॉब लग जाती है मैनेजर के रूप में, अच्छा खासा उसका पैसा वैसा भी मिलता है। तो जो शरीत होती है लगभग यहाँ से 3-4 महीने के बाद उसकी जॉब वहाँ से छुड़वा देती है। उसकी जॉब छुड़वाने के बाद वो बहुत ही इस पर चिल्लाता है कि यार मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था। वो कहती है कि मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए, तुम इतनी दूर हो और लगभग महीने में 1-2 बार ही आते हो, ऐसी जॉब का मैं क्या करूँगी, तुम्हारे पास पैसे तो है ही। तो ये सब होने के बाद वो उसकी माँ से आसाम से वो जॉब ठुकरा देती है। फिर क्या होता है कि लगभग 3 से 4 महीने तक अपने वो घर पे रहता है बीवी बच्चों के पास। फिर क्या होता है कि यहाँ से छोटी मोटी बात को लेके उस पर भी फिर काना सुनाई होती रहती थी। तो वो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, कोलकाता की एक होटल होते हैं उसमें यहाँ से मैनेजर की पोस्ट में फिर दोबारा अप्लाई करता है। आखिरकार 1 महीने बाद उसकी जॉब भी लग जाती है और लगने के बाद लगभग 5 से 6 महीने तक वो कंटिन्यूअसली इस कोलकाता में जॉब करता है। पर क्या होता है, एटलीस्ट उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी जो पत्नी होती है शरीत, वो वहाँ से भी उसकी जॉब छुड़वा देती है और बार बार उसको फोर्स करती है कि जल्दी घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ। न किसी बहाने को लेके मैं बीमार हूँ, इस तरीके से अपना जो नौटंकी होती है उसको बुलाने के लिए वो जो एटलीस्ट कर सकती थी वो करती थी। आखिरकार दोस्तों कोलकाता से भी उसने इसकी जॉब छुड़वा दी। फिर क्या होता है, लगभग 1 महीने बाद वो क्या करता है, पंजाब में ही मतलब अपने जो एरिया होता है रहने का, होम टाउन में यहाँ से एक जॉब ढूंढता है। आखिरकार एक बड़े से होटल में पंजाब के, उसमें यहाँ से उसकी जॉब लग जाती है मैनेजर की उसमें। तो यहाँ से क्या होता है, उसको जॉब भी लगने के बाद एटलीस्ट वो सोचता है कि चलो जॉब भी लग चुकी है, अपने शहर में लग चुकी है, अब कोई बहाना नहीं करेगी। तो इस तरीके से वो अच्छे खासे यहाँ से 1 से 1.5 साल तक अपनी जॉब बहुत ही बाखूबी निभाता है। और उनके बीच में भी जो छोटी मोटी बात को लेकर काना सुनाई होती थी वो भी एटलीस्ट यहाँ से ख़त्म हो चुकी। जो उनका लड़का होता है वो उस टाइम पर 6 से 7 साल का हो चुका था। ये सब होने के बाद लगभग 1 से 1.5 साल बाद फिर दोबारा जो शरीत होती है वो किसी न किसी बहाने को लेके फिर यहाँ से टोंट कसती रहती है और लगभग यहाँ से 1 महीने 1.5 महीने तक अपने जो पीआर होता है अपने घर पे पड़ी रहती है। वो उसको बुलाता है कि तुम जब शादी कर ली थी यार तुम अपने घर पे क्यों पड़ी रहती हो, मेरे माँ बाप को भी तो ध्यान रखो। जो आपको बता दो, जो एकल होता है उसके माँ बाप, उसकी बहन, जो उसकी बहन होती है उसकी शादी हो चुकी थी। तो उस घर में सिर्फ यहाँ से उसके एकल के माँ बाप, एकल अपनी उसकी पत्नी जो शरीत होती है और उसका 6 से 7 साल का बच्चा, कुल मिला के 5 सदस्य उस घर में रहते थे। ये सब होने के बाद दोस्तों एक दिन क्या होता है, वो किसी न किसी बहाने को लेकर, पता नहीं उसका क्या दिमाग चलता था, उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी, तो मुझे तुम्हारे साथ अलग रहना है। वो क्या करती है, चलो ये सब होने के बाद बोलते थे वहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे तक ये बात चलती है कि मैं तुम्हारी यहाँ माँ बाप की सेवा नहीं करने आई हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चे की तुम्हारी करने आई हूँ, तुम्हारे माँ बाप की नहीं करने आई हूँ। तो वो उसे बहुत ही बुरा लगता है। जो एकल होता है वो कहता है कि मैं शादी के लिए तुम्हारे माँ बाप के लिए तो लाया हूँ, क्योंकि यार ये बेचारे बूढ़े हैं, इनको जब तक रोटी मिलेगी, क्योंकि ये हमारे जिंदे तक नहीं रहेंगे और बुढ़ापे की जो रोटी होती है, और तुम्हें भी बहुत पुण्य मिलेगा माँ बाप की सेवा करके। वो कहती है मुझे इसे ऐसी सेवा नहीं करनी है। आखिरकार दोस्तों रात को लगभग 10 से 11 बजे के आसपास उसके माँ बाप होते हैं एकल को अपने कमरे में बुलाते हैं और सारी बात समझाते हैं कि भाई तू हमारी चक्कर में अपनी घर गृहस्थी खराब मत कर, जो शरीत होती है उसकी बात मान। वो कहता है नहीं मुझे आपके साथ ही रहना है, मैं तुम्हारे लिए शरीत को भी छोड़ दूँगा, क्योंकि आपने मेरा लालन पोषण करके इस काबिल बनाया कि मैं अपना यहाँ से जो एक अपने पैर पे खड़ा हूँ। तो इस तरह की बात करता है। आखिरकार वो उसको माँ बाप होते हैं उसको एकल को समझाते हैं कि अपनी घर गृहस्थी मत खराब कर, हम 2 साल के हैं 5 साल के हैं, रहना तो तुझे शरीत के साथ ही है। तो ये क्या करती है कि उनका एक फ्लैट होता है पंजाब में, वो जाके वहाँ पे तीनों ही बस जाते हैं, और जो उसके माँ बाप होते हैं वो उसी घर में रहते हैं। लगभग यहाँ से 6 से 7 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। आखिरकार दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि उसकी जो एकल होता है उसकी जो ज़िंदगी होती है उस टाइम पर वो ख़त्म हो जाती है और डार्क इतनी हो जाती है कि उसको भी नहीं पता था
लगभग यहाँ से रविवार का दिन था। जो रविवार होता है वो क्या करता है, वो दारू दूरू पी के आता है, क्योंकि आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, रोज़ टोंट सुनता रहता है अपनी वाइफ के किसी न किसी बहाने को लेके। और आपको एक बात और बता दूं, जो यहाँ से सरित होती है उसकी पत्नी, अक्सर उसके फ़ोन में मैसेज कॉल, रैंडम कॉल मैसेज आते रहते थे। यदि वो उससे पूछता था तुम्हारे मोबाइल पर ये रोज़ मैसेज कॉल किसके आते हैं, तो वो किसी न किसी बहाने से उसकी बात को टालती रहती थी। पर उसको समझ में आ चुका था कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही हैं और कहीं ना कहीं इसका चक्कर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को भी लेके बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता था। दोस्तों फर्स्ट्रेट होने के बाद रविवार का दिन था, वो क्या करता है, जैसे ही उसको खाना वाने के लिए बैठते हैं तीनों, उसका लड़का होता है 6 से 7 साल का, एकल होता है वो, मतलब काम वाम करके आग चुका था 8 साढ़े 8 के आसपास। जो उसको खाना वाना परोस रही थी, तो जो सरित होते हैं उसका फ़ोन वहीं पे पड़ा हुआ था। उसको लगातार 2-3 मैसेज आते हैं। मैसेज आने के बाद जैसे ही एकल होता है उसको फ़ोन चेक करता है, तो देखता है कि वहाँ पे 2-3 मैसेज रैंडम पड़े हैं और उसने उसको नंबर सेव भी नहीं कर रखा है। हेलो तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत देर से कॉल कर रहा हूँ, इस तरीके के कुछ मैसेज थे। ये सब होने के बाद जैसे ही वो सरित देखती है अपना फ़ोन की एकल मेरा फ़ोन चेक कर रहा है, तो तुरंत वो यहाँ से वो सब कुछ छोड़ के एकदम फ़ोन छीनती है और वो कहती है कि तुम्हें मेरे पर्सनल मैसेज में तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मेरा फ़ोन मत चेक किया करो। आखिरकार दोस्तों वो बहुत तेज़ मेज पे हाथ मार के, जो एकल होता है, जो डाइनिंग टेबल होती है उस पर बहुत तेज हाथ मारता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा पता चल गया है कि तुम किसी न किसी के साथ यहाँ से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। आखिरकार जो सरित होती है वो सब कुछ नहीं बताती, वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉलेज फ्रेंड है और बहुत दिनों के बाद मुझे यहाँ से सोशल मीडिया से इसका नंबर मिला है, तो मैं बस एटलीस्ट उससे बात कर रही हूँ। पर ये सब नहीं था, वो बिल्कुल समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार दोस्तों खाना वाना खा लेते हैं जैसे न जैसे करके। ये सब होने के बाद वो जो सरित होती है वो कहीं ना कहीं उससे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। और आपको बताती हूँ, जो एकल होता है उसके पास एक लाइसेंस की बंदूक भी होती है, वो उसके पास ही रहती थी। अब ये सब होने के बाद वो सारी की सारी बात उससे, जो सरित होती है जो उसको मैसेज कर रहा था, उसको बताती है कि मेरे पति को मुझ पे शक होने लगा है। अब ये पता नहीं कि वो किससे बात करती थी किससे नहीं, पर आखिरकार उसको पता चल गया था कि उसको चक्कर चल रहा है, तो वो सारी बात उसके साथ शेयर करती है। जो उसके रैंडम कॉल था उससे बताता है कि तुम्हें इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि इसको पता चल गया तो हमारा बंडा फूट जाएगा। तो रात ही वो प्लान बनाती है उसके साथ मिलके। आखिरकार जो उसकी बंदूक होती है वो उसके यहाँ से ठान लेती है कि उसके पास एक लाइसेंस की बंदूक है। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहीं ना कहीं जाके उसके कमरे में जाती है, जो बेडरूम होता है, और जो उसका लड़का होता है वो उसका एक कमरा होता है छोटा सा, वो उसमें ही रहता था बराबर में। तो यहाँ से उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। तो वो क्या करता है, जो सरित होती है वो चुपचाप उसके कमरे से बंदूक निकालती है और बंदूक निकालने के बाद उसके जो सिर होता है उसके पास रखती है। तो वो एकदम वो जग जाता है। वो कहता है कि तुम सरित क्या कर रही हो, इसे लग जाएगी, ये असली की बंदूक है ना कि नकली की बंदूक है, तुम क्या कर रही हो। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ करने वाली है। वो कहती हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या करती है, तुरंत फायर मारती है और एंड मौके पे ही उसकी सिर में बंदूक लगने के बाद एंड मौके पे उसकी मौत हो जाती है। तो ये सब होने के बाद जो सरित होती है बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि अब मैंने घुसे घुसे में ये तो काम कर दिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि 6 फुट 3 इंच का आदमी, अब मैं कैसे इसको ठिकाने लगाऊँ। तो जो जिससे बात कर रही थी, जिसने इसको एक शिक्षा दी थी कि अपने पति को मार दो, वो क्या करता है, उससे बताता है कि तुम्हारे पास कोई बड़ा सा अटैची होगा, उसमें उसकी लाश फोल्ड करके रख दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो वो क्या करती है, तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन करती है कि मैंने इस तरीके से उसको मार दिया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि तूने ये क्या कर दिया, अपनी ज़िंदगी का तूने नरक बना लिया। तो वो कहती है मम्मी अब जो हो गया होगा, अब बताओ मुझे क्या करना है। तो वो क्या करता है, अपने रिश्तेदार को भेजते हैं वहाँ पे उस लाश को। यहाँ से जो बॉडी होती है जहाँ पे फर्श था उस पर पूरा ही खून खून हो चुका था, पहले उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद अटैची को यहाँ से उस गाड़ी में या उसमें अटैची को रखते हैं, लाश को रखने के बाद वो जैसी रात को उसको लेके रात को 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास निकल रहे थे, तो जो गाड़ी की चाबी होती है वो यहाँ से की उसकी नहीं मिल रही थी। तो जो उनका प्लान होता है वो तुरंत यहाँ से रात को ही फेल हो जाता है। वो क्या करते हैं, यहाँ से उसकी जो गाड़ी होती है वो क्या करते हैं, सुबह तक उसको चाबी को ढूंढते रहे। आखिरकार दोस्तों वो लगभग 7 बजे या 8 बजे के आसपास वो चाबी मिल जाती है गाड़ी की। तो वो क्या करते हैं, जो उनका प्लान था रात का वो दिन में बनाते हैं। ये सब होने के बाद वो तुरंत गाड़ी को, मैंने हिसाब से बताया था कि जो उसका पार्टनर था, जो यानी कि रिश्तेदार आया था उस गाड़ी को फोल्ड करने के लिए, वो कहता है कि कोई नहीं तुम चाबी ढूंढते रहो, फिलहाल मैं घर जाता हूँ।
जैसे ही तुम्हें गाड़ी की चाबी मिल जाएगी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे तुरंत आ जाऊँगा। ये सब होने के बाद उसको रात को ये सब ढूंढती रहती है, चाबी कहाँ रख दी कहाँ रख दी। एटलीस्ट उसको यहाँ से सोने के बाद 2-4 घंटे के बाद उसको याद आता है कि मैंने ड्रॉर में चाबी रखी थी। वो तुरंत गाड़ी की चाबी निकालती है, आखिरकार वो चाबी गाड़ी की मिल जाती है। ये सब होने के साथ साथ सुबह के 7-8 बज जाते हैं। वो जैसी गाड़ी जो अटैची होती है लाश वाली, तो उसको बाहर लेके आती है कैसे ना कैसे करके। जैसे वो डिग्गी में रखती है उस गाड़ी को, तो बहुत ही भारी थी। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था, एक ऑटो वाला वहाँ पे बाट कर रहा था, उसके द्वारा ही वो गाड़ी में रखी जाती है। ये सब होने के बाद जैसे ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, वो सारा का सारा जुर्म अपना कबूल कर लेती है। तो जिसको यहाँ से रात में जो रिश्तेदार था उसको मदद कर रहा था, उसको भी पुलिस धर दबोचती है। आखिरकार दोस्तों जो शरीत होती है अपने जो पति होती है उसकी खून के इंजाम में अपना यहाँ से जुर्म कबूल कर लेती है, और आखिरकार कोर्ट उसको 300 धारा के तहत हत्या के मामले में सज़ा सुना देता है। दोस्तों ये केस कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।